वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इस्लामाबाद में अच्छी खासी अफरा तफरी मची हुई है। हुकूमत बजट पेश करना चाह रही है लेकिन बजट बन नहीं पा रहा। खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है और हुकूमत IMF को भी राज़ी करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। इस वजह से जो 5 जून को बजट पेश किया जाना था उसको अब चंद दिन आगे तक मौखर कर दिया गया है। क्या मामलात बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्यों राज़ी नहीं है, IMF के मामलात क्या हैं, IMF क्या चाहता है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ एक एक्साइज डायरेक्टर थे सिंध के, रिटायर्ड, वो अगवा हो गए थे कोयटा से सिंध वापस जाते हुए सोराब के इलाके में, अभी तक बाजियाब नहीं हुए। 17 मई को अगवा हुए थे। ना कोई बलूचिस्तान हुकूमत ख़ास कोशिशें कर रही है और ना ही सिंध हुकूमत ने कोई ख़ास एफ़र्ट्स ली हैं और उनके अहले खाना परेशान हैं, बल्कि सिंध भर में अब एहतजाज शुरू हो गया हुआ है सईद मेमन साहब की बाजियाबी के लिए। वाक़या क्या था, किस तरह हुआ, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। और एक और चीज़ है बड़ी दिलचस्प, शेख रशीद साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। शेख रशीद पिंडी वाले, गेट नंबर 4 वाले, उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ एक तस्वीर वायरल है और दावा ये किया जा रहा है कि जनाब उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। लेकिन शेख रशीद कहीं और पाए गए, उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कुछ और किया है। अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन अगर वो, हर इंसान ने जाना है, फ़ानी दुनिया है, तो अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी कब्र पे के कतबे पर क्या लिखा जाएगा, वो भी शेख रशीद साहब ने बता दिया है। तो इन मामलात पर बात होगी। पहले आगाज़ करते हैं बजट से। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि सदर जरदारी साहब जो ईद की छुट्टियों के लिए सिंध गए हुए थे, या ईद मनाने सिंध गए हुए थे, तो उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को कहा था कि इस्लामाबाद पहुँचे और बजट में जाकर जो अपनी मामलात हैं वो वफाकी हुकूमत के साथ उनको हतमी शक्ल दें, इससे पहले कि बजट फाइनलाइज हो जाए और फिर हम जो चाहते हैं बजट में, या हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की गई हैं वो फिर पूरी करवाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप बजट के लिए बजट से पहले जाएं और जाकर वहाँ पर जो हुकूमत की मुआशी टीम है जो बजट बना रही है उनसे मेल मुलाकातें करें, उनके साथ बैठें। कल ये खबर आई कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के दरमियान मीटिंग हुई और उसमें जनाब पीपल्स पार्टी के खदशात दूर नहीं हो सके, लिहाजा मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई। अच्छा, पीपल्स पार्टी की कई डिमांड्स हैं, लेकिन कल की जो मीटिंग की खबरें चल रही हैं उसके बारे में मेरे पास कुछ और रिपोर्ट्स हैं। जो सिंध हुकूमत के ज़राए बता रहे हैं कि कल जो मीटिंग हुई जिसमें मुराद अली शाह साहब ख़ुद शामिल थे और उसके बाद वो वापस कराची भी चले गए, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई सिंध के कोई अलग से डिमांड्स थी जो मुस्लिम लीग नून पूरी नहीं करना चाह रही, लिहाजा या खदशात थे कोई वो दूर नहीं हुए, तो लिहाजा मुलाकात बिला नतीजे ख़त्म हो गई। इस वक्त पाकिस्तान जिस हाल में है, मुआशी हालत में है, उसमें सारे सूबे यानी सिंध बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी मरकज़ में, वफाक में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, तो वहाँ तो वो एक दूसरे के साथ ताउन करके चलेंगे। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है वो हुकूमत तक तमाम मामलात पर ताउन करने को तैयार है और सारा कुछ पहले तय हो चुका हुआ है कि सूबों ने क्या देना है, क्या करना है। वफाक का जो फिस्कल स्पेस है, वफाक के पास जो गुंजाइश है वो कितनी है या कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हुई हैं। तो कल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो मुझे पता चला है वज़ीर आला हाउस के ज़राए से, वो ये है कि वहाँ पर जो IMF की शराइत हैं उनके ऊपर बातचीत चल रही है कि IMF को किस तरह सख्त शराइत वापस लेने पर मजबूर किया जाए, ये चीज़ें चल रही हैं। IMF कहता है कि जी तरक्याती बजट को कम अज़ कम पर ले जाए, अखराजात कम करें और आप अपनी जो धन है, पैसे हैं सूबे, वो अकाउंट्स में रखें, यानी आप रिजर्व शो करें, सरप्लस शो करें। अब सूबे चाहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, या इवन वफाक चाहता है कि अगर हम तरक्याती काम बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, कम कर देते हैं, तो उससे तो कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें। एक और मामला जिस पर अभी कोई फार्मूला तकरीबन तय हो चुका हुआ है, लेकिन अभी उसी पर सूबों में और वफाक में नेगोशिएशंस चल रही हैं, जो मैं आपको बड़े अरसे से बताता आ रहा हूँ। वो ये है कि वफाक को दिफा
और कर्ज़ों की अदायगी की मद में सूबों से पैसे चाहिए और सूबे आमादा भी हैं। उसके लिए पहले कहा गया था कि एनएफसी का फार्मूला तब्दील किया जाए, तो सूबे उस पर नहीं माने। मेरी इतलात ये है कि पंजाब भी राज़ी नहीं है उस पर कि एनएफसी के फार्मूले के साथ कोई छेड़खानी की जाए, सूबों का एनएफसी से हिस्सा कम किया जाए। लिहाजा ये तय हुआ था कि जो क्राइटेरिया है एनएफसी का कि आबादी की बुनियाद पर सूबों को जो पैसा जाता है, उसी तनासुब से वफाक सूबों से एक ख़ास परसेंटेज मांग रहा है कि जी वो हमें दें। कल भी मैंने बताया था, उससे पहले भी बताया था, को पहले कहा गया था कि सिंध से 450 अरब डिमांड किए जा रहे हैं, उसी तनासुब से पंजाब से 600-700 अरब डिमांड किए जा रहे होंगे। और फिर बाद में पता चला कि नहीं, सिंध से 800-850 अरब मांगे जा रहे हैं, जो कि उसकी अब उस तरह मेरे पास तस्दीक नहीं है, लेकिन एक सोर्स ने मुझे बताया कि जी ये नई डेवलपमेंट है। तो मुमकिन तौर पर ये चीज़ें हो सकती हैं कि सूबे चाहते हैं कि जी उनका तरक्याती बजट जो है बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ना हो। अगर तरक्याती बजट कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो उससे नुकसान होगा, बेरोज़गारी होगी बड़े पैमाने पर। सरकार ख़ुद तो रोज़गार दे नहीं पा रही, तो जो है वो जो तरक्याती कामों से जो रोज़गार मेहनत कशों को मज़दूरों को मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, और फिर इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी, सरिये की, सीमेंट की, ये जो हमारे ईंटों वाले भट्ठे हैं ये बंद हो जाएंगे। तो मतलब या उस पे उस तरह वो नहीं चल पाएंगे, तो बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी आने का ख़दशा है। तो ये मामलात वफाकी हुकूमत को और सूबों को दरपेश है। इस वजह से बजट जो है उसको मौखर कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। मेहताब अकबर साहब हैं, जियो के जंग के रिपोर्टर हैं, बहुत मतलब क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। उन्होंने खबर दी है कि जी बजट जो है 10 या 12 जून तक पेश किए जाने का इम्कान है। पहले खबर ये आई थी कि जी 5 जून को पेश किया जाएगा। अब उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पहले भी सामने आती रही है वो ये है कि जी IMF ने FBR को कहा है कि जी आप 15,264 अरब रुपए आपने जमा करने होंगे 2026-27 के लिए, बजट के लिए। अब वो पहले ही 600-700 अरब के खसारे में थे, और जो FBR जो रिकवरी शो करता है वो तो मेरा ख्याल है 9-10% होता है, टैक्स कलेक्शन होती है। बाकी तो जो तनख्वाहदार तबके से या GST वगैरह से इकट्ठा किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो टैक्सेस जो हैं वो दिखा देते हैं, या फिर ये पेट्रोलियम लेवी हो गई, बिजली पर टैक्सेस हो गए, वो करके दिखा देते हैं कि जी हमने इतना कलेक्ट कर लिया। FBR खुद कुछ नहीं कलेक्ट कर रहा। तो ये भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। और उस हवाले से मेहताब अकबर साहब के मुताबिक आज जो 3 जून को कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास होना था वो भी मुलतवी कर दिया गया है। और IMF जो है वो अपना चाहता है कि तरक्याती बजट जो है वो कम किया जाए। अब देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कई डिमांड्स वफाकी हुकूमत से जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक हर बजट में रहती हैं। कुछ निजकारी के हवाले से चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से चीज़ें होती हैं। मैंने एक बात की वज़ीर आला सिंध के करीबी सोर्स से मेरा था, तो मैंने पूछा कि जी तरक्याती बजट वगैरह क्या होगा। उन्होंने कहा कि अब तो ना वफाक के पास पैसे बचेंगे ना सूबों के पास पैसे बचेंगे। सिंध तो पहले ही इस सूरत हाल को भांपते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चला गया। मीरपुर खास हैदराबाद रोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बना, अपना ठट्टा कराची रोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बना। ये जो शाहराह भुट्टो रिसेंटली जिसका इफ्तिताह किया गया है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनी है। अब एक एयरपोर्ट टू हाईवे अपना पोर्ट बंदरगाह से जो है वो शाहराह भुट्टो तक एक नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है, टोटल एलिवेटेड होगा, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा, वो कराची में बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बता रहे थे कि जी पहले ही ये सारा उस मोड पे चलेंगे। अब तो वफाक को भी उस मोड पे जाना पड़ेगा। वफाक के पास पैसे नहीं है तो BOT मोड पर या उस 3P मोड पर जाना पड़ेगा। तो लिहाजा IMF के शिकंजे से बाहर हम नहीं आ पा रहे, और हुकूमत लाख कोशिशें कर रही है लेकिन बच नहीं पा रही। तो अल्लाह खैर करे। लोगों के ऊपर टैक्सेस की भरमार और तरक्याती बजट जो है वो
कम से कम होगा तो फिर मसाइल तो बढ़ेंगे। बहरहाल अच्छा ये इशू है और उसमें जो है वो 1-2 दिन में मेरा ख्याल है सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, क्योंकि बजट तो बहरहाल आना है और पास भी होना है, उसके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। अच्छा जी, अब एक सिंध के रिटायर्ड डायरेक्टर एक्साइज सईद मेमन साहब 17 मई को वो अपने किसी दोस्त इमाद के साथ और अपने बेटे मुसव्विर के साथ कोयटा से वापस सिंध जा रहे थे। कोयटा गए थे किसी काम से, तो एक रात स्टे करके फिर वापस जा रहे थे। तो कोयटा खुजार ज़िलों का जो जंक्शन है, संगम है, वहाँ पर जहरी चौक का इलाका है, लाकरियान गांव, वहाँ पर कुछ 10-12 क्लशरकोफ बरदार लोग थे। उन्होंने इनकी गाड़ी को घेर लिया और मोटरसाइकिल पे थे, तो उन्होंने अपना एक साथी इनकी गाड़ी में बिठा दिया और उन्होंने कहा हमारे साथ चले, पीछे चले। बहरहाल वो पीछे चल पड़े और थोड़ा आगे जाके वो आगे निकल गए। तो थोड़ा आगे जाके वो जैसे ही कच्चे में उतरे, यानी मेन हाईवे से उतर गए, तो जो ड्राइवर था उसने गाड़ी आगे भगा दी, मेन हाईवे पे भगा दी। जो अंदर क्लशन को बरदार बैठा हुआ था उसको उसने वो फायर करना चाह रहा था, उसकी गन उसने ऊपर कर दी और उसके ऊपर फायर खोल दिया, क्योंकि उसके पास अमाद के पास भी पिस्टल था। बहरहाल वो हुआ ये कि वहाँ पर वो क्योंकि ज़ख्मी हो गया था, तो उसको देखने के लिए जैसे ही सईद मेमन साहब उतरे, तो ड्राइविंग कर रहे थे माद साहब, तो उन्होंने देखा कि पीछे से दोबारा मोटरसाइकिलों वाले जो दहशतगर्द थे, मुसल्ला लोग थे, वो आ गए। तो उन्होंने गाड़ी भगा दी और सईद मेमन साहब गाड़ी में नहीं बैठ सके, तो सईद मेमन को अगवा करके वो ले गए। अब सईद मेमन की बाजियाबी के लिए डॉक्टर कादिर मक्सी साहब हैं, तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा हैं, सियासतदान हैं सिंध के, उन्होंने राब्ते किए। खालिद मक्सी साहब जो हैं बलूचिस्तान के MNA हैं, उनसे राब्ते किए। सनाउल्लाह जहरी का इलाका है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बलूचिस्तान के, उनसे राब्ते किए गए। रऊफ़ मेंगल साहब से राब्ते किए गए और भी काफ़ी लोगों से राब्ते किए, बकौल सईद मेमन के भाई अब्दुल रशीद मेमन साहब, उनसे राब्ते किए गए। सिंध हुकूमत को भी कहा गया है कि जी को बाजियाबी के लिए कोशिश करें, क्योंकि बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो लिहाजा मेहरबानी करें, कोई बंदोबस्त करें। तो अभी तक यानी 17 मई को अगवा हुए और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मैंने बलूचिस्तान हुकूमत के कुछ सोर्सेज से मालूम किया कि जी क्या मामला है, क्यों इतने दिनों तक एक शख्स जो है वो अगवा हुए बलूचिस्तान से और वो बाजियाब नहीं हो सके। तो मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि BLA के पास है, मोस्ट प्रोबेबली BLA के पास है, और BLA के शिकंजे से बहरहाल उनको छुड़वाना ज़ाहिर है किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन कुछ अर्सा पहले गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में डी बलोच कंपनी है सिकंदर जतोई साहब की, तो उनके 18 मज़दूरों को अगवा कर लिया गया था बलूचिस्तान से। वो वहाँ पर एक कैंप पर काम कर रहे थे, तो वहाँ से अगवा कर लिया गया था। तो उनको कोशिशें करके बाद में बाजियाब करवा लिया गया था। लेकिन सईद मेमन साहब जो है, और उनको भी काफ़ी दिन लग गए थे, तो सईद मेमन साहब के हवाले से उनके अहल खाना का सिंध हुकूमत से और बलूचिस्तान हुकूमत से ये डिमांड है कि जी कोई कोशिशें करके उनको रिहा करवाएं, लेकिन अभी तक वो रिहा नहीं हुए। कल एहतजाज था सिंध भर में उस हवाले से, तो सिंध हुकूमत को चाहिए, सदर जरदारी साहब को चाहिए कि अपनी कोशिशें तेज़ करें, सरफराज बुगटी साहब को चाहिए कि अपनी कोशिशें तेज़ करें, और बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी इस हवाले से एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि उनको बाजियाब कराया जा सके। अच्छा जी, कल परसों से एक तस्वीर चल रही है शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब बैठे हुए एक सोफे पर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हुए हैं फेसबुक पर, और उसमें कहा जा रहा है कि जी शेख रशीद साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब की भी इसी तरह की तस्वीरें थी, पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ खड़े हुए मुलाकात, साथ मोहम्मद खान भट्टी साहब थे जी, वो पंजाब के गवर्नर बनने जा रहे, होने जा रहे, वो होने जा रहे, परवेज़ इलाही जरदारी साहब से मुलाकात कर चुके। तो ये सारा एक वेली मखलूक होती है ना, हम सिंधी में कहते हैं वांदी खल्क, तो वेली मखलूक जो होती है वो ये बैठे होते हैं, फिर उनको कुछ और नहीं सूझता, तो इस तरह की शुदनियाँ छोड़ते रहते हैं। शेख रशीद साहब को पीपल्स पार्टी में ना कबूल किया जाएगा, ना अब शेख रशीद साहब को सियासत करने की इजाज़त है।
तो लिहाजा ये ज़रा अहम ही रौनक मेला लगाने के लिए ना कुछ लोग जो बड़ा शरपसंद मैं नहीं कह सकता, लेकिन बस एवं ही कुछ ना कुछ करते रहना, वो जो है अफवाहसाजी करते रहना, इस तरह के जहन जो होते हैं, ज़रा बीमार जहन लोग होते हैं, तो वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब की एक असल वीडियो मंजर पर आई है। शेख रशीद साहब पाकिस्तान की सियासत में एक वक्त में सबसे ज़्यादा वन मैन पॉपुलर बंदा, यानी कोई पार्टी नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूल है। वो कहते थे कि जी मैं, और हकीकत भी यही है कि हर बड़े से बड़ा एंकर कोशिश करता था कि शेख रशीद साहब को प्राइम टाइम में बिठाकर 1-on-1 उनके साथ इंटरव्यू किया जाए, और सबको पता होता था कि शेख रशीद झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं, गलत बयानियाँ करते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त शेख रशीद साहब लाडले थे गेट नंबर 4 के, बुलाया भी जाता था, किसी की बेइज्जती करवानी होती थी तो शेख रशीद साहब के ज़रिए करवा दी जाती थी। जिस तरह आजकल एक और साहब हैं, वो बैठते हैं फैसल वाडा साहब, तो इसी तरह शेख रशीद साहब बैठा करते थे। तो बहरहाल अब शेख रशीद साहब की मैंने एक वीडियो देखी है, वो रावलपिंडी बार के कुछ अहदेदारों के साथ खड़े हुए हैं, और उसमें वो खुद शेख रशीद साहब को एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो शेख रशीद साहब उसमें खुद बयान करते हैं कि जी मैं मेरी रावलपिंडी बार की मेंबरशिप बहाल हो गई है 50 साल के बाद, और ताहयात मेंबरशिप हो गई है मेरी वापस, और अब मैं वकालत करूँगा, लोगों की आवाज़ बनूँगा, लोगों को इंसाफ दिलाऊँगा। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो जो अपना उनकी बार की जो क़यादत थी, साजिद अवान, कोई राज़िक साहब हैं उनका, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरी 50 साल के बाद मेंबरशिप बहाल की है, और अब मैं जब मरूँगा तो मेरी कब्र के कत्बे पर लिखा जाएगा एडवोकेट शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद साहब कई बार वफाकी वज़ीर रहे, वो तो पता नहीं 8-8 10-10 बार की बातें करते, लेकिन बहरहाल कई बार वफाकी वज़ीर रहे, तो वो अब अपनी शनाख्त तब्दील कर रहे हैं शेख रशीद साहब। लेकिन वेली मखलूक जो है वो ये जाली तस्वीरें चला रही है कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं शेख रशीद साहब, या हो गए। अब तक के लिए इतना ही। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।